हाउस ऑफ द ड्रैगन से पहले हमें कौन सा गेम ऑफ थ्रोन्स का स्पिन ऑफ देखने को मिलने वाला था? बुक्स के अंदर हाउस ऑफ द ड्रैगन की शुरुआत में रेनिरा टारगेरियन की एज क्या दिखाई गई थी और वह सीरीज से कितना अलग है, साथ ही साथ जानेंगे और भी कई सारे डिफरेंसेस जिसे सीरीज में बदला गया है। इस सीरीज के अंदर हमें ऑलरेडी कितनी प्रकार के ड्रैगन्स दिखाया गया है और कितने प्रकार के ड्रैगन्स आगे सीरीज में देखने को मिलेंगे, और क्या रही थी सीजन 1 की क्रिटिकल परफॉर्मेंस और यह लोगों के बीच में कितना पॉपुलर हुई थी। गेम ऑफ थ्रोन्स के लास्ट सीजन की वर्स्ट परफॉर्मेंस के बावजूद भी हाउस ऑफ द ड्रैगन बहुत सारे लोगों के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स का पुराना टेस्ट वापस लेकर आया है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 15, हाउस ऑफ द ड्रैगन की शुरुआत 2015 में ही हो गई थी, जब गेम ऑफ थ्रोन्स प्रोडक्शन में थी, जहां पर HBO के एग्जीक्यूटिव्स ने जॉर्ज R.R. मार्टिन को उसी समय अप्रोच किया था और अल्टीमेटली 2018 तक इस बात को डिसाइड किया गया कि पूरी की पूरी मिथोलॉजी की फायर एंड ब्लड कहानी को स्पिन ऑफ में अडेप्ट किया जाएगा, जो बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल साबित होगी, जिसमें यह हाउस टारगेरियन की कहानी बताएगी। और यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स के फेमस बैटल ऑफ बास्टर्ड्स के डायरेक्टर मिगेल सपोचनिक को इस सीरीज की शोरनर के रूप में सिलेक्ट किया गया। नंबर 14, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस बार इस सीरीज की कहानी को राइटर जॉर्ज R.R. मार्टिन इसे एक रियल लाइफ इवेंट से ही इंस्पायर होकर लिखा था, और यह बेसिकली 12th सेंचुरी के इंग्लिश सिविल वॉर पर बेस्ड है, जहां पर यह कहानी मेनली थी किंग हेनरी फर्स्ट की बेटी मटिल्डा और उनकी कजिन स्टीफन की राइवलरी पर। नंबर 13, सीजन 1 के अंदर लीड रोल में मैट स्मिथ ने प्रिंस डीमन टारगेरियन के रूप में अपने लाजवाब परफॉर्मेंस से बहुतों को इम्प्रेस किया था। पर क्या आपको मालूम है कि इस कैरेक्टर को लिखने के दौरान किसी और एक्टर को इस रोल के लिए इमेजिन भी नहीं किया गया था और इस कैरेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से बात की गई थी। नंबर 12, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस कहानी को सीधे सीधे उठाकर बुक से अडेप्ट कर लिया गया। एक्चुअली इस कहानी में और इस टीवी सीरीज में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिनमें सबसे पहले एज का बहुत बड़ा अंतर है, जिसमें सबसे पहले लीड प्रिंसेस रेनिरा टारगेरियन को इस सीरीज के अंदर 15 साल के आसपास दिखाया गया था। सच तो यह था कि इस कैरेक्टर को प्ले करने वाली मिली एल्कॉक एक्चुअली 21 साल की थी, बट ओरिजिनल बुक्स के हिसाब से ये कैरेक्टर सीजन 1 की टाइमलाइन के हिसाब से सिर्फ 9 साल की होनी चाहिए थी। बट इस शो के एडल्ट ओरिएंटेड होने की वजह से इस कैरेक्टर की एज को थोड़ा सा बढ़ाया गया। नंबर 11, इसके अलावा अभी और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि बुक्स के अंदर हाउस वेलेरियन में सिल्वर गोल्ड हेयर, पेल स्किन और वायलेट आइज के रूप में डिस्क्राइब किया गया था, जो कि बहुत हद तक टारगेरियन जैसे ही दिखते थे। बट सीरीज के शोरनर्स रायन कंडाल और मिगेल सपोचनिक ने डाइवर्सिफिकेशन को दिखाने के लिए इस तरह के चेंजेस को अपनाया था, जो कि फैंस की तरफ से पिछले सीजन की एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म थी कि वहां पर मोस्टली वाइट एक्टर्स को ही कई सारे कैरेक्टर्स के लिए चुना गया था। साथ ही साथ फायर एंड ब्लड, जिस पर पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है, उसे एक्चुअली इस तरह से लिखा गया था कि वह एक इन यूनिवर्स हिस्ट्री बुक की तरह ही, और इस किताब को एक नैरेटर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था, जिससे ओरिजिनल बुक में कई सारे इवेंट्स और कहानियां काफी अनरिलायबल लगती हैं। बट यहाँ पर उसे लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया और इसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी के रूप में दिखाया गया। नंबर 10, जैसा कि सीरीज के नाम में ही ड्रैगन है, गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर ड्रैगन की स्पीसीज को एक्सटिंक्ट बताया गया था, लेकिन यहाँ पर इन्हें जिंदा दिखाया गया है, जिसके कारण थ्रू आउट द सीरीज 17 प्रकार के अलग अलग ड्रैगन देखने को मिल सकते हैं। नंबर 9, लेकिन इस शो के अंदर ड्रैगन को राइड करने वाले सीन्स के लिए एक खास प्रकार के कॉन्ट्रैप्शन का इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर बिहाइंड द सीन्स मैकेनिकल बुल जैसे कॉन्ट्रैप्शन का इस्तेमाल किया जाता था। इसे पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर विजुअल इफेक्ट से चेंज किया जाता था, जहां पर बिहाइंड द सीन्स इसे द बग भी बुलाया जाता था, और यहाँ पर एक्टर्स के हेयर्स और क्लोथ्स को स्टिमुलेट करने के लिए बड़े बड़े फैन और लीफ ब्लोअर्स का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 8, अगर बात की जाए ड्रैगन्स को डिजिटली बनाने की, तो यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स के लिए मूविंग पिक्चर कंपनी का इस्तेमाल हुआ था, जहाँ पर ड्रैगन्स के कई सारे बिहेवियर पर भी फोकस किया गया था, जैसे कि करेक्सिस को एक फेथफुल डॉग की तरह भी दिखाया गया था, वहीं पर उसकी वॉकिंग को किसी स्नेक पर मॉडल किया गया था, और साथ ही साथ सीजन 1 के अंदर ही
तकरीबन 10 ड्रैगन्स को दिखाया गया था। यहाँ पर मोस्टली साइक्लोन नाम के विजुअल प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, जो बेसिकली गेम इंजन और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक पर काम करती है। नंबर 7। वहीं पर अगर बात करें रियल लाइफ फिल्मिंग की, तो इस सीरीज की फिल्मिंग वार्नर ब्रदर्स के लीव्सडन स्टूडियो में हुई थी, जहां पर हैरी पॉटर और पिछली गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज को भी शूट किया गया था। और यहां पर इसकी प्रोडक्शन अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी और यह स्पेन के साथ साथ प्रोविंसेस के सासिरीज और ट्रुजिलो में भी शूट की गई थी, जहां पर किंग्स लैंडिंग के कई सारे सीन्स को दिखाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर पोर्चुगल की कासल ऑफ मोन्सांटो का भी इस्तेमाल किया गया था कई सारे इंटीरियर की फिल्मिंग के लिए। इसके अलावा इंग्लैंड के कॉर्नवेल, एसेंट माइकल्स माउंट, होलीवेल बीच और कैनियन कोव का भी इस्तेमाल किया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। नंबर 6। एंड ऑफ कोर्स इन सारी की सारी चीजों में बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके कारण हाउस ऑफ द ड्रैगन्स की सीजन 1 को बनाने में टोटल खर्चा $200 मिलियन का आया था और अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज पर एपिसोड $20 मिलियन के आसपास था, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के पर सीजन के $100 मिलियन का ऑलमोस्ट डबल था। नंबर 5। पिछली गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज की तरह लैंग्वेज यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एंड डेफिनेटली यहाँ पर डेविड जे पीटरसन का इस्तेमाल किया गया था इस सीरीज के अंदर हाई वेलारियन लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, जिसे एक्चुअली कास्ट एंड क्रू को सीखना पड़ा था। नंबर 4। लेकिन यह सीरीज शायद हमें कभी देखने को मिलती ही नहीं, क्योंकि इससे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स की किसी और ही स्पिन ऑफ पर काम करने का फैसला किया गया था, जहां पर HBO ने टारगेरियन की बजाय लैनिस्टर और स्टार्क्स पर फोकस करने का प्लान बनाया था, जिसके अंदर हमें एक्ट्रेस नेओमी वॉट्स भी देखने को मिलती। और HBO ने तकरीबन $30 मिलियन इस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी खर्च कर दिए थे और इस सीरीज का नाम ब्लड मून होने वाला था। नंबर 3। पर घबराइए नहीं, शायद यह गेम ऑफ थ्रोन्स की इकलौती सीरीज नहीं होने वाली है। इसकी एक और प्रीक्वल हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है, नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स नाम से, जो इसी यूनिवर्स की द टेल्स ऑफ डंक एंड एग पर बेस्ड होगी, जिसे 2023 में अनाउंस किया गया था और अभी इसकी फिल्मिंग चल रही है। इसके अलावा ईगन्स कॉन्क्वेस्ट नाम से भी एक सीरीज डेवलपमेंट में है, जिसे स्क्रीन राइटर मैट टॉमलिन लिख रहे हैं और यह बेसिकली हाउस ऑफ द ड्रैगन्स की आगे की कहानी यानी सीक्वल हो सकती है। इसके अलावा सी स्नेक्स और 9 वॉयजेस नाम की एक और सीरीज डेवलपमेंट में है, जो हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का स्पिन ऑफ हो सकती है और यह एनिमेटेड शो के रूप में दिखाई जा सकती है। इसके अलावा 10,000 शिप्स, द गोल्डन एम्पायर, फ्ली बॉटम और रॉबर्ट्स रिबेलियन जैसे कई सारे शो डेवलपमेंट में हैं। इनमें से कितने शो एक्चुअल में हमें देखने को मिलेंगे वह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि लंबे समय से गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ यानी जॉन स्नो का अपना टीवी शो भी आने वाला था, जो इस साल फाइनली जाकर कैंसिल हुआ है। नंबर 2। बात अगर की जाए यहाँ पर सीजन 1 की व्यूवरशिप की, तो बहुत सारे लोगों ने हाउस ऑफ द ड्रैगन्स की सीजन 1 को काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था, जहाँ पर इस सीरीज के लॉन्च के डे 1 के दौरान तकरीबन 9.9 मिलियन यूजर्स ने US में इस सीरीज को देखा, जो कि HBO Max की अब तक की सबसे लार्जेस्ट सिंगल डे व्यूवरशिप थी और इसके एक हफ्ते बाद तक यह नंबर 25 मिलियन तक पहुंच गया। साथ ही साथ इस सीरीज का फिनाले भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था, जहां पर तकरीबन 9.3 मिलियन यूजर्स ने इस सीरीज के फिनाले को देखा था और वन द एवरेज इस सीरीज के पर एपिसोड को 9 से 9.5 मिलियन एवरेज व्यूज मिले। साथ ही साथ गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही ये सीरीज भी काफी ज्यादा पायरेट की गई। नंबर 1। वहीं पर सीजन 1 को बहुत सारे अवार्ड्स और नॉमिनेशन भी मिले, जिसमें 45 नॉमिनेशंस में से इस सीरीज ने 7 अवार्ड जीते, जिनमें सबसे पहले बफ्टा टेलीविजन क्राफ्ट अवार्ड्स के अंदर 2023 में इसने बेस्ट मेकअप एंड हेयर डिजाइन, बेस्ट साउंड फिक्शन, बेस्ट स्पेशल विजुअल एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स और कॉस्ट्यूम डिजाइन गिल्ड अवार्ड्स के अंदर एक्सीलेंस इन साई-फाई फैंटेसी टेलीविजन का अवार्ड जीता। साथ ही साथ गोल्डन ग्रूव के अंदर बेस्ट टेलीविजन सीरीज और प्राइम टाइम क्रिएटिव के अंदर आउटस्टैंडिंग फैंटेसी साई-फाई कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी जीता। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।